हेलो। जी पुष्पा जी, जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हमारे सभी वॉलंटियर्स जुड़ गए हैं, कुछ लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो स्टार्ट किया जाए। जी मैं शुरू करूं? जी जी। अच्छा, साथ ही जुड़े सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस मौके पे पुष्पा जी का, नेहरू युवा केंद्र का स्टेट डायरेक्टर मिस्टर एन.के. सिंह साहब का, राजेश मिश्रा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मॉडल गांव को ये मौका दिया कि नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलके हम एक गांव को मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं, इस परिकल्पना के बारे में बात करें। एक दूसरे की बातें सुने और समझें और देखें कि हम कैसे इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। मॉडल गांव एक लखनऊ बेस्ड संस्था है, एक प्राइवेट संस्था है जो गांव को मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं इस मुहिम पे काम कर रही है। इसका मैं आपको कुछ एक पृष्ठभूमि अगर बताना चाहूँ तो डॉक्टर हीरालाल जो कि करंट सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं, सर 1.5 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिला अधिकारी थे बांदा के, और उस दौरान उनके स्टिंट के दौरान उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे काम किया, विकास के काम किए उन्होंने। ऐसे जानते हैं कि बांदा बुंदेलखंड रीजन में आता है और वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन सर के 1.5 साल के कार्यकाल में वहाँ पे 1.34 मीटर ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा। उससे एग्रीकल्चर में 18.5% प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इसी तरह बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे जिन्होंने उन्होंने जिन पे काम किया था। इसी दौरान जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मॉडल गांव के, मिस्टर मुनीश सर हमारे साथ हैं आज, वो आपसे संबोध बात भी करेंगे। इसी दौरान सर की मुलाकात डॉक्टर हीरालाल से हुई और ये चर्चा बनने लगी कि कहीं ना कहीं अगर ये सारे जो अलग अलग प्रयोग हुए हैं विकास पे, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये एक विकास का मॉडल बन जाता है। मतलब एक गांव को मॉडल गांव बनाने में इसी मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। और क्योंकि मुनीष सर खुद चीफ जनरल मैनेजर रिटायर्ड नाबार्ड रह चुके हैं, तो उन्हें रूरल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक खासा अनुभव है और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि उनके नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। और वहीं से फिर एक ये चर्चा शुरू हुई और एक संस्था का रूप लिया उस चर्चा ने, जिसको हम मॉडल गांव बोलते हैं। और हमारा एक सूत्रीय उद्देश्य जो है वो ये है कि हम कैसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान के हर गांव को मॉडल गांव कैसे बनाया जा सकता है, इस पे हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ काम करेंगे, उनसे बातें करेंगे। और कहीं ना कहीं एक आम जो जनता है हमारी, खासा जो गांव से कनेक्टेड लोग हैं,
चाहे वो गांव वाले हों या ऐसे लोग हों जो गांव के हैं पर अभी शहर में बस गए हैं, सबको एक लाके कैसे हम उनकी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करें कि हम विकास के 1 या 2 मापदंड पूरे होने पे खुश ना हो और हम एक बड़ा अपने गांव को मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य लेके चलें। इसी संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीष सर से कि वो आपसे अपनी बातें साझा करें और जो मॉडल गांव का हमारा कॉन्सेप्ट है उसे आप सबके सामने रखें। थैंक यू सौरभ जी। उषा जी प्रणाम। सभी हमारे युवा साथी जो आज जुड़े हैं सभी को प्रणाम। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी और आप सभी की जिंदगी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। मुझे उम्मीद है कि जो भी युवा साथी हमारे जुड़े हैं उसमें ज़्यादातर गांव से संबंधित होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हो सकता है कुछ शहर के लोग भी हों, बट ज़्यादातर लोग हमारे गांव से होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो जैसा कि सौरभ जी बता रहे थे कि ये मॉडल गांव की परिकल्पना की ओरिजिन बांदा से है। उसमें मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम सब जो भी गांव से निकलकर शहरों में भी आ गए हैं, हमारे सबके मन में एक भाव ये जरूर रहता है कि हम जहाँ से आए हैं, जिस जो हमारी बर्थ प्लेस है, वो एक ऐसी जगह हो जिसका अगर मैं नाम लूँ तो आई शुड फील प्राउड ऑफ इट। जैसे कि हम लोग कहीं विदेश जाते हैं तो वहाँ हमारी और कोई पहचान नहीं है, हमारी एक ही पहचान है कि हम इंडियन हैं। तो क्या हम इंडियन कहते समय कि हम इंडियन हैं प्राउड फील कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो अगर हम बाहर जाते हैं और कहते हैं कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, तो उसके पीछे एक कारण है, और उसका कारण यह है कि पिछले विगत 2-3 दशक में इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनपैरेलल है, इनकम्पेरेबल है। हम लोगों की ग्रोथ रेट sometimes was the highest in the world and sometimes it was second highest in the world after China. तो इतनी ग्रोथ रेट के साथ जब हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, इवन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में जाते हैं, तो जब हम कहते हैं कि आई एम एन इंडियन, तो दे टेक नोटिस ऑफ इट। तो इसी तरह से जब हम गांव से यहाँ आ गए हैं, मैं शहर में रहने लगा हूँ, हम लोग सब शहर में रहने लगे हैं, जब हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, नेचुरली हमारी पहचान हमारे गांव से है। हम कितना भी बदल जाएं, कितनी भी तरक्की कर जाएं, कितनी अच्छी जॉब मिल जाए, बट आई कैन नॉट चेंज माई ओरिजिन्स। तो जो मेरा गांव है, क्या मैं उस गांव की जो आज की वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर खुश हूँ? वेदर आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरा गांव बहुत अच्छा विकसित गांव हो गया है, या वहां कुछ अभी स्कोप है काम करने का? तो ये भावना है जिसके साथ हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। हर आदमी अपनी ओरिजिन्स को डेवलप देखना चाहता है। तो और खासतौर से युवा जो वर्ग है हमारा, जो आज हमारे युवा साथी जुड़े हैं, निश्चित रूप से इनके सबके मन में ये होगा कि हमारा गांव एक विकसित गांव होना चाहिए, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं। तो इसी सपने को लेकर ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि हम अपने हर गांव को, अगर हम अपने देश को विकसित देखना चाहते हैं तो देश गांव में बसता है, ये हम सब लोग पढ़ते हैं, बात भी करते हैं। तो अगर देश को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना जरूरी है। और गांव के विकास के लिए सबसे पहले क्या करना आवश्यक है, यहाँ से चर्चा शुरू होनी चाहिए। तो किसी के, चाहे हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, सबसे पहले ये आवश्यक है कि उसका थॉट डेवलप हो हमारे दिमाग में। मैंने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की, मुझे क्या बनना है, आपको क्या बनना है, इसका सबसे पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है कि मुझे ये बनना है। और उस थॉट जब आ जाता है, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो मैं किस रास्ते से पहुँच सकता हूँ, और उस स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं।
तो गांव को भी अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको तो एक बात यह है कि अगर हम अपनी प्रेजेंट पोजीशन से सेटिस्फाइड हैं, तो मानकर चलिए कि वी हैव क्लोज द डोर्स फॉर डेवलपमेंट। अगर हम अपनी पोजीशन से, प्रेजेंट स्टेटस से, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं है, तभी हम उनको चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो गांव वालों से ये बात की जाए कि क्या वो गांव की जो परिस्थिति है, गांव का जो स्थिति है, उससे संतुष्ट है। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि 99% लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिगर पॉइंट है वो यही है कि लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि मुझे मेरे गांव में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जिससे कि वो डेवलप हो। तो फिर अगर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है तो वो बहुत कुछ क्या है, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बहुत कुछ क्या है। बहुत कुछ का मतलब फिर वो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या है। हमारे दिमाग में जो विकास का एक नक्शा है, उसके इंडिकेटर्स क्या है। तो उसके इंडिकेटर्स अगर हम लोग सब आपस में बात करें, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये गांव विकसित है, ये शहर विकसित है, ये देश विकसित है, तो हमारे दिमाग में कुछ इंडिकेटर्स हैं कि ये इन इंडिकेटर्स पे अगर वो गांव, वो समाज, वो देश खरा उतरता है तो हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड प्लेस है। तो उन इंडिकेटर्स को मॉडल गांव की का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडल गांव का जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोगों ने उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको एक जगह पर हमने लिस्ट भी किया है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है उसका विलेज मैनिफेस्टो। तो उस विलेज मैनिफेस्टो में हमने 25 इंडिकेटर्स दिए हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, कि अगर किसी भी गांव में इन 25 इंडिकेटर्स पर काम किया जाए और अगर हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वो गांव एक विकसित गांव हो जाएगा। और उन इंडिकेटर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत अनकॉमन हो, सभी कॉमन चीजें हैं। जैसे कि हम लोगों ने उसमें सफाई की बात की है, हमने स्टार्ट ही सफाई से किया है कि कोई भी जगह जिसको हम कहें कि विकसित है, तो वो सबसे पहले तो इट शुड बी नीट एंड क्लीन। और ये क्लीनलीनेस हमारी कल्चर का, हमारी हैबिट्स का एक हिस्सा होना चाहिए। तो जिस भी गांव में हम लोग रहते हैं वहाँ ये आवश्यक है। देखिए हमारा ये विलेज मैनिफेस्टो इन्होंने डिस्प्ले किया है, तो हमने पहला पॉइंट ही रखा है सफाई का, कि भाई गांव में सफाई होनी चाहिए। जितने भी लोग गांव से संबंधित हैं यहाँ, वो इस बात से एग्री करेंगे कि गांव में चाहे कितना भी साफ अभी गांव हो, जिसको हम साफ कह सकते हैं, लेकिन बहुत स्कोप है इस मुद्दे पर काम करने का। क्योंकि शायद हमारी हैबिट्स में वो बातें नहीं है कि हम अपने वातावरण को क्लीन रखें। बहुत से लोग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी इन जनरल गांव में खासतौर से सफाई का बहुत स्कोप है। तो सबसे पहले सफाई, फिर उसके बाद एजुकेशन। हम सब लोग जानते हैं एजुकेशन का क्या हाल है, और गांव के स्तर पर गांव के जो लोग हैं वो ज्यादातर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेज पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में भेज पा रहे हैं। तो जो सरकारी स्कूल की एजुकेशन है उसका स्तर कैसा है, ये हम सब लोग परिचित हैं। और हम सब लोग शायद उसकी आलोचना करने में भी अपना काफी समय लगाते हैं कि स्तर ठीक नहीं है, टीचर नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम खुद से ये पूछें कि क्या अपने गांव में, मेरे गांव में जो स्कूल है उसमें जो पढ़ाई की हो रही है, उसमें जो बच्चे जा रहे हैं, उसमें जो टीचर आ रहे हैं और जो एजुकेशन दी जा रही है, क्या मैं उसके इम्प्रूवमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ये सवाल हम कभी खुद से नहीं पूछते हैं। तो शायद ये सवाल हमको खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्या मैं बच्चों के साथ बात कर सकता हूँ, उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ? क्या मैं टीचर से बात कर सकता हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर टाइम से आइए, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन।
इसी तरह से फिर मेडिकल हेल्थ का एक बड़ा इशू है गांव में। उसके बाद पावर सप्लाई, आजकल जिंदगी में बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और गांव में बिजली का क्या हाल है हम सब लोग जानते हैं। इस तरह से पीने का पानी है, एम्प्लॉयमेंट है, मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस है जो हम वहाँ गांव में पैदा करते हैं। इस तरह से आप सब लोग देख रहे हैं कि हमने 25 पॉइंट्स रखे। तो सबसे पहली आवश्यकता ये है, जो पहला हमारी स्ट्रेटजी का पहला पार्ट ये है कि हम गांव में लोगों को इस बात के लिए तैयार करें, उनकी ज़हनी उनके दिमाग को चेंज करें, उनके माइंडसेट को चेंज करें कि वो इन सब जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, इन सब पर आपस में बात करें और इस पर काम करने की कोशिश करें। तो जब तक गांव के लोग या गांव के लोगों की सोच में विकास नहीं आएगा, तब तक हम और आप बाहर से इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते। गांव का अगर विकास करना है तो वहां के लोगों की सोच को बदलना होगा और उनके सोच में विकास डालना होगा। और डेवलपमेंट हमेशा एक इंडिजिनस चीज होती है, कोई बाहर से इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकता है। आदमी को खुद ही कोशिश करनी होती है खुद को डेवलप करने के लिए, अपनी फैमिली को डेवलप करने के लिए, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो वहां के जो लोकल लोग हैं, गांव के जो बाशिंदे हैं, उनके दिमाग में ये बात बिठाई जाए कि आपको अपने गांव को विकसित करना चाहिए, और विकसित करने के लिए आपको इन पैरामीटर्स पर काम करने की आवश्यकता है। और एक बार अगर ये बात उनके दिमाग में आ जाएगी तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने लगेगा। और वो सारी समस्याएं जो गांव में आज हम फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन की। हमारे गांव में यूपी, बिहार, झारखंड, ये जो एरिया है पूरा सेंट्रल इंडिया का, आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा वर्कर्स पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर तक, इवन अगर आप चले जाएं कश्मीर में इतना टर्बुलेंस था, उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि कश्मीर में बहुत इंटीरियर में आप चले जाइए, आपको बिहार के और यूपी के नौजवान वहां मजदूरी करते मिल जाएंगे। तो हम क्यों मजदूरी करने जा रहे हैं? हमारे गांव के बच्चे माइग्रेट क्यों कर रहे हैं इतनी जगहों में, जहां इतनी तकलीफें हैं, वहां कोई आराम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको गांव में कोई काम नहीं है, इसलिए उनको माइग्रेट करना उनकी मजबूरी है। तो अगर हम गांव को ही विकसित करें, गांव में ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लें, तो हमारे नौजवानों को गांव से बाहर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। जो हमारे सौरभ जी बता रहे थे कि बांदा में ये सारी चीजें सक्सेसफुली की गई थी, तो वहीं से हमने इसको सीखा और फिर इसको एक मॉडल के रूप में डेवलप किया। तो पहला हमारा जो स्ट्रेटजी का पार्ट है वो ये है कि हम गांव से लोग लगातार हम लोगों से वेबिनार कर रहे हैं, लोगों से पर्सनली मिल रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, आपको अपने गांव के विकास की बात करनी चाहिए और अपने गांव का विकास करना चाहिए। ये जब एक बार सोच डेवलप हो जाएगी कि मुझे अपना विकास करना है, अपने गांव का विकास करना है, तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला स्टेप है हमारे मॉडल गांव की जो विलेज डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी का। दूसरा स्टेप है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इसको बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी डेवलपमेंट की प्रोसेस वन टाइम इवेंट नहीं होती है, वो एक रेगुलर प्रोसेस होती है। तो उसको सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि वहीं पर ही गांव में ही कुछ ऐसे लोग हों जो लगातार गांव के लोगों को रिमाइंड करवाते रहें और गांव के लोगों के साथ मिलकर डेवलपमेंट का काम भी करवाएं और करते रहें। तो उन लोगों को हमने नाम दिया है चेंज मेकर्स, कि हम गांव में ही गांव के जो प्रबुद्ध जन हैं या यंग लोग हैं जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम नॉलेज से इक्विप करेंगे, उनको हम एक्सपोजर देंगे जहां अच्छे काम हुए हैं उन जगहों का, जिससे कि वो वहां सीखें और आके अपने गांव में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट हमारा है चेंज मेकर्स बनाना। तो आप में से जो भी नौजवान गांव से संबंधित हैं,
आप भी मान लीजिए कि आप भी अपने गांव के लिए एक चेंज मेकर बन सकते हैं, अगर आप में अपने गांव के लिए कुछ करने की इच्छा है तो अगर आप आगे आते हैं तो हम आपको नॉलेज से इक्विप करेंगे, हम आपको एक्सपोजर विजिट्स करवाएंगे वहाँ जहाँ चाहे जिले में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे कंट्री में हो, चाहे अब्रॉड हो, कि वहाँ से आप सीखें और अपने गांव में आकर कुछ करें। तो ये दूसरा हमारा स्टेप होगा चेंज मेकर्स बनाना गांव में। और तीसरा है कि गांव में हम सब लोग जानते हैं कि आजकल खेती बहुत छोटी हो गई, हमारी लैंड होल्डिंग सब जानते हैं, आप लोग तो सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब जानते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में लैंड होल्डिंग्स का साइज, एवरेज साइज बहुत छोटा हो गया है। 90% के आसपास की जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका एवरेज साइज इज लेस देन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़। तो 85 से 90% की लैंड होल्डिंग्स का साइज 1 हेक्टेयर से कम है। निश्चित रूप से ये लैंड होल्डिंग सब कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, ये सब लॉस मेकिंग बिजनेस है। मतलब एग्रीकल्चर इज लार्जली ए लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर द फार्मर टुडे। तो फिर एग्रीकल्चर लोग कर क्यों रहे हैं अगर ये लॉस मेकिंग है? तो उसका सिंपल एक कारण है कि उनके पास ना कोई और ऑल्टरनेटिव है और ना कोई और स्किल है, इसलिए वो इस एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और इसको हम लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं कि ये जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए हम ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में आप सब जानते हैं कि करीब 70% लोग डायरेक्टली और डायरेक्टली उसमें लगे हुए हैं। तो इस एग्रीकल्चर को लॉस मेकिंग बिजनेस की बजाय प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कैसे बनाया जाए, जिससे कि लोग जो गांव में खेती कर रहे हैं वो भी धनी बने, वो भी अच्छा जीवन यापन करें, उनकी लाइफ में भी चेंजेस हों, वो भी एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड करें। तो इसमें एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, तो इसके लिए जरूरी यह है कि हम एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करें। खाली एग्रीकल्चर जो हम आज कर रहे हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इससे बात नहीं बनेगी। इसको हमको कमर्शियल बिजनेस लाइक एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हम अपनी छोटी जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है, छोटी जोत है, उनके साइज को बड़ा करें। अब आप कहेंगे कि साइज को बड़ा कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको स्ट्रेच किया जा सकता है और साइज बड़ा हो सकता है। तो साइज, खेती का साइज तो नहीं बड़ा किया सकता, लेकिन अगर लोग आपस में मिलकर, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ अगर अपना रुख करें, सब लोग इकट्ठे होकर मिलकर खेती करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से इस एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ते ही होंगे, रोज अखबारों में भी आ रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें छोटे छोटे जितने भी किसान हैं वो सब इकट्ठे होकर अपने कलेक्टिव्स बनाएं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहा जाएगा। और वो प्राइवेट कंपनी जो कि फार्मर्स के द्वारा ही ओन की हुई होगी, उन्हीं की कंपनी होगी, उसके माध्यम से वो खेती भी करें और बिजनेस भी करें। तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो धनी बन सकेंगे। ये तीसरा स्टेज है हमारे मॉडल गांव प्रोजेक्ट का की जो हमारी अप्रोच है। तो जैसा मैंने कहा कि हम 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। पहला स्तर है कि लोगों की सोच में परिवर्तन करना, उनको विकासोन्मुख सोच की तरफ लाना गांव में। दूसरा है कि गांव में ही चेंज मेकर्स तैयार करना, जो गांव के डेवलपमेंट का बीड़ा खुद अपने कंधों पर उठाएंगे, गांव के विकास की ओनरशिप करेंगे। और तीसरा है खेती जो ट्रेडिशनल खेती को हम एग्री बिजनेस में, कृषि व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से लोगों को इकट्ठा करें, फार्मर्स को उनकी कंपनीज बनवाएं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और उसके माध्यम से वो अच्छा बिजनेस करें, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छे धनी बने। ये हम लोगों का एक सपना है कि हम गांव को इस तरह से डेवलप करेंगे। अभी हमने ये हमारी बिगनिंग है, ये काम बहुत जल्दी ही शुरू हुआ है 2-3 महीने पहले, लेकिन आप सभी लोग अगर इसमें जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको हम गति दे सकेंगे और कम समय में ही हम ज्यादा अचीव कर सकेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो इसी के लिए आज हम आपसे बात करने के लिए आप लोगों को हमने इनवाइट किया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि पुष्पा जी ने हमको समय दिया और आप लोगों को हमसे जोड़ा है।
तो अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और सौरभ जी आप इसको थोड़ा-सा और अगर डिटेल करना चाहें और अगर डॉक्टर हीरालाल सर जुड़ गए हैं, तो फिर उनसे बात करवा दें। सौरभ जी। जुड़ रहे हैं सर, 1 मिनट में। ओके। तो ये जो प्रेजेंटेशन अभी आपने देखी और मुनीष सर ने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया सब लोगों को मॉडल गांव का, तो मेरा पुष्पा जी आग्रह है आपके माध्यम से कि हम कुछ सवाल ले लें, कुछ इंटरेक्शन हम कर लें जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ। जी जी। कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है कॉन्सेप्ट के बारे में, या कोई ऐसा विचार आ रहा है, कुछ आप लोग का ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से कुछ? सौरभ जी अगर जब तक सवाल आते हैं, वी कैन रिक्वेस्ट विवेक गंगवार हैज प्रॉब्ली ज्वाइंड, और अगर वो कुछ शॉर्ट में बताना चाहते हो तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विवेक सर आप सुन पा रहे हैं? विवेक सर? सर हम उनको संपर्क करते हैं। विवेक जी ने अनम्यूट कर लिया है। अच्छा अच्छा जी। विवेक जी सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो अब हाँ, आप भी कुछ 2 शब्द बोलिए इस बारे में। विवेक जी हमारे एक्सपर्ट हैं ऑन पंचायती राज, एंड ही हैज बीन द एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक ऑन पंचायती राज, और अभी शायद इस यूपी सरकार के एडवाइजर हैं ऑन दिस सब्जेक्ट। तो अब वो चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो युवा हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप पंचायती राज के बारे में कुछ बताएं। आवाज मिल रही है सौरभ? जी सर बिल्कुल, प्लीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा पुष्पा जी का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू अमरीश सर, आपने मुझे ये मौका दिया। ये जो मॉडल गांव के कंसेप्ट है, इसमें मैं बस पंचायत राज की जो भूमिका है उस पर मैं 2 शब्द बस रखना चाहता हूं आपके साथ में, क्योंकि मुनीष सर ने काफी डिटेल से और काफी बढ़िया तरीके से आपको इंटरकनेक्ट करते हुए बताया कि हमारे पंचायत मैनिफेस्टो, विलेज मैनिफेस्टो क्या है, चेंज जो मेकर है उनकी भूमिका क्या है, और कैसे हम एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सशक्त लोकतंत्र के लिए और एक सशक्त युवाओं की जो भागीदारी के लिए पंचायत का बहुत बड़ा योगदान है। और जब विलेज मैनिफेस्टो पर जब मुद्दों पे जब चर्चा हो, तो मैं चाहता हूं कि युवाओं में पंचायत की भी जानकारी होना चाहिए, और इसीलिए मॉडल गांव में पंचायती राज की भूमिका के लिए मुनीष सर ने मुझे भी इनवाइट भी किया है, साथ साथ में मैं जुड़ा भी हूँ मॉडल गांव से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये देखा है, बहुत सारे अभी जब हमारी बातचीत होगी उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो सामने आएंगे, कि एक बहुत बेसिक बात होती है कि हम जो पंचायत के विलेज मैनिफेस्टो में आपने देखा 25 मुद्दों को, और भी मुद्दे हो सकते हैं जो हमसे अछूते रह गए हों और उसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों को हमें कहाँ पर लागू करना है, पंचायत पे लागू करना है। पंचायत में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि अब हमें इन मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए, ताकि हम एक अपने गांव को मॉडल गांव बना सकें। ठीक है, उसी में एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि पंचायत में हमारा जो एक संवैधानिक ढांचा है, जिसे हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा कहते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे युवा जो हैं, उनको, बहुत बच्चों को पता भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो कि ग्राम पंचायत किसको कहते हैं, ग्राम सभा किसको कहते हैं। दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका क्या रोल है। अगर गांव की
गांव के लोग अगर ग्राम सभा की बैठक करना चाहते हैं या इन मुद्दों पे चर्चा कराना चाहते हैं, तो गांव के लोग कैसे बैठक बुला सकते हैं, या गांव के पंचायत की बैठक इन मुद्दों पे कैसे बुला सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को भी हम लोग अभी, जैसे जब चेंज मेकर की जब भूमिकाओं पर जब धीरे जब आपका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज भी होगा, उस ट्रेनिंग में हमारा ये, हम इसको एकदम इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम वो सारे रूप से तैयार करेंगे कि जो चेंज मेकर है वो गांव में सारी जो स्कीम, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट की स्कीम के साथ साथ में पंचायत के बारे में भी उसकी पूरी नॉलेज हो, ताकि वो एक सशक्त पंचायत में बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सके। क्योंकि आफ्टर द 17 ईयर्स, 70 सालों में हमने देखा है, आजादी के बाद में हमने देखा है कि स्कीम तो बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं समझ में आता कि किस माध्यम से ये स्कीम किसको मिल सकती है, कौन कौन इसका पात्र हो सकता है, और वो सहज रूप से कैसे मिल सके, क्योंकि वो माध्यम नहीं पता है। ये नॉलेज का जो गैप है, मॉडल गांव, ये जो नॉलेज का गैप, ये तो हम फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ऐसी जितनी भी स्कीम्स आएंगी उन सारा नॉलेज का गैप हम भरेंगे। और जो गांव के जो उत्साही नौजवान हैं, नेहरू युवा केंद्र का तो कहना ही क्या, मैंने ही, अगर सौरभ जी को याद होगा, जब ये बात आ रही थी मॉडल गांव में NYK की बात, तो मैंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में कोई नेशनल इंटीग्रेशन का कोई काम किया है किसी संस्थान ने, तो सबसे बड़ा योगदान युवाओं हमारा जो है वो नेहरू युवा केंद्र का है। और नेहरू युवा केंद्र के नौजवान जो होते हैं, क्योंकि उनका इंटर स्टेट टूर भी होता है, तो बच्चों को यहाँ की कल्चर का, कश्मीर का कल्चर का, अलग अलग राज्यों का इंटीग्रेशन होता है, और उस इंटीग्रेशन के कारण जो है उसमें उनका बहुत एक बेहतर सोच होता है, एक सशक्त लोकतंत्र का एक बेहतर सोच होता है। तो अकॉर्डिंग मैं आज केवल इतना ही कहूंगा, फिर आगे आगे, क्योंकि मैं भी लखनऊ मतलब मैं आगे भी आपसे विचार साझा करता रहूंगा, और आपके जो प्रश्न होंगे उनका मैं प्रत्युत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद सौरभ, मैं आज यहीं तक। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी चर्चा को आगे लेके चलते हुए डॉक्टर हीरालाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा डॉक्टर लाल से निवेदन है कि सर प्लीज़ थोड़ा सा आप मॉडल गांव के बारे में सबको संबोधित करें, और फिर हम सबके प्रश्नों का उत्तर देंगे। डॉक्टर हीरालाल सर। हाँ, बात हो गई आप लोगों की? जी सर, आपका सर। बस जी प्लीज आप एड्रेस करें। अच्छा चलिए, थैंक यू। तो अभी मैं बातें सुन रहा था इनका, विवेक जी का, यूथ, ये बता रहे थे कि यहाँ नेहरू युवा केंद्र का जो यूथ होता है दूसरे स्टेट में भी जाता है, और काफी कुछ इंटर स्टेट कल्चर और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सीख के आता है। देखिए, जो यूथ है उसके सामने, जो यूथ है उसके पास ऊर्जा है, ताकत है, और उसकी समस्या क्या है? जो यूथ है उसके सामने समस्या ये है कि वो लाचार है, बेरोजगार है, और धनी नहीं है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, जिसको हम कहते हैं वो गरीब है। तो जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया है, इसका मुख्य मुद्दा ये है कि कैसे गांव के युवाओं की बेरोजगारी, लाचारी और गरीबी को कम किया जाए, युवा को हर तरीके से सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, जिससे युवा की जो युवा शक्ति है वो उसका पूरा उपयोग कर सके और स्वयं को आगे बढ़ा सके, और जहां वो रहता है उस गांव को, उस समाज को और उस एरिया को आगे बढ़ा सके। अभी गांव में युवा क्या करता है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अपने टाइम को अनाप शनाप बातों में टाइम ऑफ किलिंग करता है। तो जो अभी आपने देखा होगा मॉडल गांव का जो पहला पार्ट है वो है विलेज मैनिफेस्टो का। उसका मकसद ही यही है कि युवा को हमें मुद्दा देना, उसमें 25 पॉइंट है, और वो मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। जब एक बार सभी गांव के लोगों को, गांव के विलेजर्स को
25 पॉइंट का सोचने का, समझने का, विकास करने का मुद्दा मिल जाएगा। सोचेगा, समझेगा, उसके दिल दिमाग में वो मुद्दे बैठेंगे, उसको पाने की कोशिश करेगा तो विकास होगा। मॉडल गांव का दूसरा जो मुद्दा है, जो दूसरा पार्ट है, वो चेंज मेकर का। हर जगह, हर समाज में अच्छे लोग हैं, अपना कुछ खो करके, त्याग करके दूसरे का काम करते हैं, लेकिन वो दिशाहीन है। उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये पता ही नहीं है। तो मॉडल गांव ऐसे चेंज मेकर को सेलेक्ट करेगा और उनसे हैंड होल्डिंग करके पहले उसी जिले में उनको अच्छी चीजों के बारे में घुमाएगा, बताएगा, सिखाएगा, जिससे वो अपने गांव में लौट करके लागू करें, फिर स्टेट में, विद इन यूपी, आउट ऑफ यूपी, और उसके बाद फिर विदेशों में भी हम लोगों का एक प्लान है। हम लोग टूर ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग टूर, एजुकेशन विथ रिक्रिएशन, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। ये नहीं है कि उसके जो खर्च आएगा उस टूर में वो कोई बाहर से मिलेगा, जो लोग जाएंगे वही उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। और तीसरा पार्ट ये है इसका, ये पीसी कि जो आज टाटा, बिरला, ये बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम क्यों है, उनकी इज्जत क्यों है, क्योंकि उनके पास कंपनी है। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा हर गांव में एक कंपनी होनी चाहिए, गांव के लोग मिलके कंपनी बनाएं और गांव के लोग मिलके कंपनी चलाएं, जिससे कि जैसे टाटा, बिरला सभी लोग धनी हैं, वैसे गांव के लोग भी धनी हो जाएंगे। तो ये बड़े सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है और इसको लागू कर रहे हैं और इसके बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब गांव के युवा को ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें, हमें तो कोई बताने वाला नहीं है, हमें तो कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है। ये जो बहाना था, अब ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि इस बहाने को दूर करने के लिए मॉडल गांव है वो हैंड होल्डिंग कर रहा है। तो जो आप लोग लखनऊ में हो, लखनऊ में हम लोग भी जो है मॉडल गांव की टीम भी है। आप किसी एक गांव में जहाँ के अच्छे लोग हैं, हम लोग उस गांव में भी चलने को तैयार हैं। किसी एक गांव में ये बैठक ऑर्गेनाइज करिए, हम लोग वहाँ चल के और मौके पे करके दिखाते हैं। कल हम लोग नेहरू युवा केंद्र की बात कर रहे थे तो बताया नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी गण ने कि साहब वहाँ हम लोग गांव में जाते हैं तो हमें मंगल युवक दल या टीम बनाने के लिए लड़के ही नहीं मिलते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। ये बात सही है कि अब युवा भ्रमित है, वो कुछ करने की दिशा में प्रयास इसलिए नहीं करता, उसका आत्मविश्वास टूट गया है मैं तो कहूंगा, या वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो हमें वो युवा को वो हिम्मत देनी है, हमें वो दिशा देनी है, हमें युवा को वो ताकत देनी है, जिससे कि वो फिर एक बार रास्ता पकड़ ले और दौड़ना शुरू करे और अपनी जिंदगी में दौड़ के ऊंचाइयां पा ले। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि लखनऊ के 2-4 गांव में, अब ये टोटल मॉडल गांव को आपको गांव-गांव में ले जा करके प्रचार करना चाहिए, समझाना चाहिए। धीरे धीरे अगर आप चाहिए तो उनको मॉडल गांव की ऑफिस पे ले आइए, हम लोग उनकी वहाँ काउंसलिंग, लखनऊ इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ दूरी का कोई मतलब नहीं है। बेहतर ये भी होगा कि एक आध गांव में हमारी टीम भी जा करके उनको समझा सकती है, बता सकती है, एक मॉडल क्रिएट कर सकती है। तो वही सिस्टम जो कि पूरे देश में लागू हुआ, गुजरात में हर आदमी धनी है, गुजरात का आदमी अपने गुजरात में नहीं, देश में, विदेश में हर जगह झंडा गाड़े हुए है, हर फील्ड में। और वही कोऑपरेटिव सिस्टम यूपी में फेल है। क्यों फेल है? वही मतलब ऐसा नहीं गुजरात में जो आदमी है कहीं कुछ उसके पास एक्स्ट्रा है, बस बात यह है मन की, सोच की। और ये जो आइडिया हम लोग ग्राम मॉडल गांव का लाए हैं, ये टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है, ऐसा नहीं है कोई नया मॉडल है, कोई पहली शुरुआत है। बांदा में हमने 1.5 साल में 20-22 प्रयोग करके जो रिजल्ट मिला हमें, पानी 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ाया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ाया, चुनाव में हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज किया, जेल नंबर, लाइकवाइज वी डिड 22 एक्सपेरिमेंट्स।
तो उनको जब एग्जाई किया तो ये टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है। और महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि गांव की जो यूनिट है जब तक वो मजबूत नहीं होगी तब तक ये देश इंडिया जो हमारा सपना है कि हम विकसित देश हो जाएं, ये पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। तो अगर हमें इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना है और इस उद्देश्य इस ड्रीम को रियलाइज करना है तो हमें गांव को आगे ले जाना पड़ेगा, एक बात। इसके बाद अभी हमारे जो मिसाइल मैन राष्ट्रपति जी थे APJ कलाम साहब, उन्होंने भी इस पर जो है एक प्रोग्राम चलाया था पूरा के नाम से, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा का फुल फॉर्म था। मतलब कि गांव में हमें वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए जो शहर में है। तो मॉडल गांव वही है। तो कहने का मतलब कि मॉडल गांव महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करता है और जो मिसाइल मैन अपने जो राष्ट्रपति जी का पूरा का प्रोग्राम था उसी को आगे बढ़ाता है, उसी को रियलाइज करने का एक प्रयास है। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग लखनऊ को एक मॉडल के रूप में विकसित करिए। और यहाँ हम लोग आपसे हैंड होल्डिंग करके, यहाँ हैंड होल्डिंग आसान भी है, हम आपके यहाँ जा सकते। तो मुझे यही कहना था। क्वेश्चंस, सौरभ जी क्वेश्चंस को टेकअप करिए। पुष्पा जी, हम थोड़ा मॉडरेट करके किसी के कोई सवाल हो तो हम ले लें। कोई भी अपनी बात कुछ शेयर करना चाहता है, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज पूछें। रवि जुड़े हुए हैं जी, रवि, सोनू, अगर सोनू, रवि या कोई जुड़ा हुआ हो तो जरा अपना क्वेश्चन पुटअप करिए। कोई भी कर सकता है। देखिए, नेहरू युवा केंद्र लखनऊ से हमारी खासा उम्मीदें हैं क्योंकि हम भी लखनऊ बेस्ड हैं संस्था हमारी, और आप लोग भी यहीं मौजूद हैं। तो हम साथ में कुछ प्लान बना के और कुछ हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी, तो हमारी काफ़ी आशा है, काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग इस पे ज़रूर साथ में काम कर पाएंगे। कोई जी। कुछ सवाल पूछना चाह रहा है, प्लीज़ पूछें। राधिका कुमारी जी, उदय भानु जी, किसी के मन में कोई बात हो तो आप प्लीज़ हमसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। हेलो जी, बताएं। जी, शेर बहादुर, मैं नेहरू नगर से बोल रहा हूँ। थोड़ा एक बार फिर से बताइएगा, आपकी आवाज़ दब रही है थोड़ी। मेरा नाम शेर बहादुर है, सरजी नगर में NYB हूँ, राष्ट्रीय युवा संघ सिंह जी हैं। और हम लोग स्वच्छता संबंधी और पर्यावरण संबंधी या नाली साफ सफाई उनसे काम, और समस्या ये आती है। शेर बहादुर जी, बहुत क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज़। जितना मैं समझ पाया, आप एक संस्था से जुड़े हैं जो पर्यावरण के लिए कुछ काम करती है। क्या मैं ठीक समझ पा रहा हूँ? आप अगर हेडफोन जोड़ा हुआ है आपने तो शायद उसके सॉकेट में दिक्कत है, आप निकाल के स्पीकर पे बात करिए तो शायद बेहतर आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही भाई शेर बहादुर जी आपकी। शेर बहादुर जी, या तो आप टाइप चैट में क्वेश्चन लिख दें अपना, आप सवाल लिख दें तो हम शायद समझ के उसको फिर हम उस पर बात कर पाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। शाश्वत शुक्ला जी, उदय भानु जी, पूनम गुप्ता जी, और कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, कोई किसी के मन में कोई विचार, कोई सवाल तो कृपया साझा करें हमसे। हेलो जी, बताएं।
सौरभ जी, जो ये मॉडल गांव का 25 कंसेप्ट है, जी इन सभी मुद्दों पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, और अगर हम एक साथ काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वही रखी जाता, अभी रखी रहती। हेलो, बिल्कुल। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी सौरभ जी, पुष्पा जी, प्लीज प्लीज बताएं जी। ये जो मॉडल गांव का कंसेप्ट है जी 25, जी ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जी इन पे हम काम कर रहे हैं। हमारे जो जी, यूथ हैं, युवा मंगल दल हैं और यूथ क्लब है, इन सभी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। और बिल्कुल अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप आइए, और लखनऊ के कुछ गांव को चिन्हित किया जाएगा, वहां पे मिलके हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पा जी, तो हम जी आपसे अलग से संपर्क साधेंगे जी और जी हम लोग मिलके एक प्लान बना के, और जी फिर हम लोग ग्राउंड पे कैसे साथ में काम कर सकते हैं इसका एक हम लोग स्ट्रक्चर बना के इस पर शुरू कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पा जी। सौरभ, इसमें सौरभ, ये पुष्पा से ये बताओ कि कुछ जो है हर जगह अच्छे, कुछ गांव जो इनके गांव है ना, कुछ गांव बहुत अच्छे होंगे, वहाँ का टीम अच्छी होगी, तो कुछ ऐसे शुरुआती दौर में अच्छे गांव का चयन कर लिया जाए, तो बिल्कुल उससे क्या होगा, फिर वो उसी को दिखा करके हम लोग स्प्रेड कर लेंगे, है ना। बिल्कुल पुष्पा जी, सर वही कह रही हैं कि कुछ गांव में हम लोग जॉइंटली आइडेंटिफाई करके हाँ और उन पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ हाँ शेर बहादुर जी, आपने कुछ सवाल लिखा है चैट में, मैं एक बार पढ़ देता हूँ सबके लिए। आप सरोजनी नगर ब्लॉक से हैं और आपका सवाल है कि गांव में स्वच्छता संबंधी अभी जागरूकता नहीं है और क्या प्रयास किया जाए इसके लिए। स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में मनीष सर आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल। सबसे शुरुआत जहां से की जा सकती है, एक्चुअली वो की जा सकती है बच्चों से। बच्चों में स्वच्छता, स्वच्छ रहने के गुण डेवलप करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास शुरू हो सकता है हमारे स्कूलों से। कि स्कूल में पहले तो सभी कुछ सिखाया जाता था, आजकल मुझे पता नहीं है कि स्कूल में शायद कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो बच्चों को स्कूल में खास तौर से डेली बेसिस पर एक आधे घंटे का सेशन किया जाए, टीचर्स के द्वारा स्वच्छता के बारे में बताया जाए, स्वच्छता के लाभ और हानि बच्चों को बताए जाएं, और उसके साथ ही फिर उनके पेरेंट्स से भी बात की जाए। तो स्कूल के माध्यम से हम लोग स्वच्छता का जो मुद्दा है उसको हर घर तक आसानी से ले जा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। जो बच्चे हैं उनके माध्यम से बच्चों को स्वच्छ रहना सिखाना बहुत जरूरी है, और बच्चों के दिमाग में जब एक बार ये बात आ जाएगी कि स्वच्छ रहना हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सब चीजों के लिए स्वच्छ रहना आवश्यक है, तो फिर वो निश्चित रूप से हर घर में उस तरह का एक वातावरण बनेगा, और सफाई का अभियान सफलतापूर्वक गांव में चल सकता है। तो शुरुआत बच्चों से करनी जरूरी होगी, क्योंकि एडल्ट माइंड को चेंज करना हम सब जानते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जो बच्चों का दिमाग होता है वो तो बिल्कुल रॉ क्ले टाइप है, उस पे क्लीन स्लेट है जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हमको शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। दिस व्हाट आई फील। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा सुझाव है। बच्चों से अगर हम संपर्क करें और उनके हम सोच में स्वच्छता अगर डाल पाए तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे पूरे परिवार को स्वच्छता की ओर लेके जाने का एक माध्यम बन सकते हैं। शेर बहादुर जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है? ठीक है, बुला दो। ठीक है पुष्पा जी, तो हम आपसे अलग से संपर्क करते हैं जी जी और फिर हम लोग कोशिश करेंगे एक टीम बना के हम लोग जी एक टीम के तौर पे हम लोग आगे काम करें इस पे। जी हेलो जी हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर बताएं। मैं अखिलेश प्रजापति ब्लॉक बख्शी का तालाब से राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक बोल रहा हूँ, नेहरू युवा केंद्र से। सर मैं काफी गांव में गया हूँ तो देखा हूँ कि गांव में ज्यादातर रोड पे आदमी लोग जो है जानवर बांधते हैं। जानवर बांधते हैं तो वहाँ पे रोड के किनारे कूड़ा कचरा और जानवर की जो
बाथरूम वगैरह होती है वो सब रोडों पे बहती है। तो सर इसको कैसे दूर किया जा सकता है? वो लोग ज्यादातर रोड के किनारे जानवर बांध के गंदगी फैलाते हैं। तो सर ये कई गांव में हमने देखा, तो इसको सर कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जानवर तो लोग बांधेंगे, और वो शायद इसलिए बांधते हैं कि उनके पास गांव में भी अब जगह की कमी है। नहीं सर, आप जगह होते हुए भी काफी लोग रोड पे ही बांधते हैं ज्यादातर। जहाँ ऐसा है तो वहाँ उनको थोड़ी समझाइश की जरूरत होगी। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार अगर लोगों में स्वच्छ रहने की आदत पड़ जाएगी जी तो फिर वो खुद ही ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो गांव, या अभी मान लीजिए जहाँ बांध रहे हैं वहाँ अगर जानवर बंधा है और वो गोबर कर रहा है या टॉयलेट उसकी आ रही है तो उसको साफ किया जा सकता है, इमीडिएटली साफ कर दे वो। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ कि सौरभ जी, ये फोटो कॉपी कर लो। हाँ, मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं नाबार्ड में जब था तो एक मुझे मेल पे भेज एक रहे हैं, बार इसको बिठा लेना। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक ढाका का विजिट करने का मौका मिला। जी सर। और वहाँ के गांव में हम लोग गए क्योंकि वो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की एक स्टडी कर रहे थे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बांग्लादेश में ही रहा, और शुरुआत भी सोटू से वहीं से हुई। तो हम लोग उसकी स्टडी कर रहे थे, तो फील्ड विजिट्स में थे तो गांव-गांव जा रहे थे। आप तो सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, और जनरली हम लोगों का परसेप्शन ये है कि जो भी मुस्लिम बस्तियां होती हैं वहाँ शायद थोड़ा स्वच्छता का उतना ये नहीं रहता। ये हम सब देखते भी हैं और मानते भी ऐसा ही। बट टू माई अटर सरप्राइज, हमने जितने भी मुस्लिम घरों में हम लोग गए वो घर कच्चे थे, कच्ची दीवारें थी, फूस की छतें थी, सब कुछ था, लेकिन इतने नीट एंड क्लीन थे वो घर। तो हमने पूछा भी कि इसका राज क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को जोड़ते हैं, जब उनको जोड़ा जाता है तो उनको सबसे पहले एक 16 पॉइंट्स का एक एजेंडा दिया जाता है। एक तो वो उनको याद करें, उस एजेंडे में एक पॉइंट होता है क्लीनलीनेस, बाकी और सब बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो जो लेडी है वो मेंबर बनने से पहले एक काइंड ऑफ रेजोल्यूशन करती है, एक शपथ पत्र देती है कि मैं अपने घर को स्वच्छ रखूंगी, और स्वच्छता का उन्होंने एक पैरामीटर बना दिया कि आपको कैसे कैसे रखना है उसमें। तो एक बार जब आदत पड़ जाती है लोगों को और स्वच्छता की आदत पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से लोग उसका पालन करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि लोगों की सोच को बदलना है कि भाई स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ भी रहोगे। तो ये परिवर्तन सोच में आएगा। जो आप कह रहे हैं, जो समस्या है कि सड़क पे जानवर बांधते हैं, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। सर दूसरी बात यह है कि जैसे गांव के प्रधान लोग होते हैं तो वो कई गांव में मैं देखता हूँ विकास करते हैं, कुछ जगहों पे विकास छोड़ देते हैं। तो अगर कुछ लोग मुझसे काफी लोगों ने बताया भी है कि यहाँ पे प्रधान ध्यान ही नहीं देते हैं, सर इसका क्या रीजन होता है? देखिए, गांव में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर हीरालाल साहब जुड़े हुए हैं क्या? सौरभ जी? सर डॉक्टर हीरालाल तो विवेक गंगवार सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, विवेक जी प्रॉब्ली इसका बेटर आंसर दे सकते हैं। जी विवेक सर। विवेक जी शायद डिस्कनेक्ट। सर एक सवाल आया है हमारे एक युवा साथी से। सर हाँ, प्रश्न बता देना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, इनका सवाल ये है कि इन कुछ गांव के कुछ एरियाज में जो प्रधान है वो कहीं कहीं विकास का काम कराते हैं और कहीं कहीं पे छोड़ देते हैं। तो जब गांव वालों की ऐसी शिकायतें आती हैं तो इसको कैसे वो हैंडल किया जा सकता है कि कोई प्रधान अगर वो पार्शियलिटी कर रहा है, कहीं भेदभाव कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं गाँव वाले? गांव के लोग, मैंने ये बात शायद जब अपना स्टार्ट किया था, मैंने इसीलिए ग्राम पंचायत पर ही मैंने बात रखा था। बहुत सिंपल तरीका है, शायद ये विश्वकर्मा प्रजापति जी का शायद प्रश्न है, मुझे लगता है। जी जी सर। प्रजापति
जी बहुत सिंपल है। जो ग्राम सभा की जैसे जो कहते हैं गांव में गांव के लोग गांव की ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, केवल जितने आपके मतदाता हैं जी आपके गांव के जितने मतदाता हैं उसका उसका 1/5 केवल एक साइन करके प्रस्ताव पर साइन करके डीपीआरओ एक होता है जिला पंचायत राज अधिकारी, आपके यहाँ मिस्टर साहू हैं लखनऊ में विकास भवन में, आप चिट्ठी रिसीव करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आधा 1/4 लोग तो परेशान होंगे प्रधान जी से निश्चित तौर से, तो वो चिट्ठी रिसीव करा देगा और उसमें ये मुद्दा डायग्नोज करेगा कि इन मुद्दों का ये मुद्दों पे पक्षपात हो रहा है, ठीक है, और इस पे हम ग्राम सभा की बैठक बुलाना चाहते हैं। तो वो जो चिट्ठी जिस दिन रिसीव करेगा उस चिट्ठी रिसीव के 30 दिन के अंदर वो बैठक बुलानी पड़ेगी ग्राम सभा, और उसमें वीडियो या एडीओ कोई भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर उसको मॉनिटर करेगा, वहां उसमें बैठेगा। तो उस मुद्दों पे आप, क्योंकि क्या है ना, हमारा मुद्दा किसी प्रधान के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमारा मुद्दा है कि गांव के लोगों को सब पता होना चाहिए कि क्या गांव में होना है, क्या गांव में नहीं होना है, किसका पैसा है, किसका पैसा नहीं है। जब हर आदमी जागरूक हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, तो प्रधान जी को भी, क्योंकि कोई बात छुपा नहीं सकते। और एक और तरीका भी है प्रजापति जी कि एक वेबसाइट है www.planplus.in www.planplus.in एक वेबसाइट है, आप उसको जाइए, उसमें स्टेट सिलेक्ट करिए यूपी, फिर सिलेक्ट करिए डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, फिर सिलेक्ट करिए ब्लॉक बीकेटी, फिर सिलेक्ट करिए गांव कटवारा या जो जो, क्योंकि चंद्रिका देवी मैं जाता हूं तो मुझे वो वही गांव याद रहता है। तो जैसे वो गांव सेलेक्ट करिए और आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से काम इसमें जो करने हैं इस साल में, और उसके एवरेज में कितना पैसा जो है उसमें खर्चा हो रहा है चीजों को लेके। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे अवेलेबल है इस बात को। मॉडल गांव असल में यही चाहता है प्रजापति जी, हमारा कंसेप्ट ही यही है, हम आपको नॉलेज से इतना परिपूर्ण कर दें कि जिसके चक्कर में आप ब्लॉक में एडीओ पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं, सेक्रेटरी के चक्कर लगा रहे हैं, बीडीओ के चक्कर लगा रहे हैं, डीपी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल एक क्लिक पे दबाएंगे, आप जाएंगे, और जो हमारा जो चेंज मेकर है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम चेंज मेकर को इस तरह से बनाएंगे कि उसको सारी नॉलेज ग्रास लेवल पे अवेलेबल होगी। और आप जानते हैं प्रजापति जी कि जब गांव में जनता को सब पता रहेगा ना, तो आप देखिए अपने आप कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप साइलेंट एकदम चीजें स्मूथ होने लगेंगी। क्योंकि हमें लड़ना नहीं है, हमें दिल का परिवर्तन करना है, लोगों के हृदय में परिवर्तन करना है, ये हमारा कंसेप्ट है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन हुआ हो तो बोल दीजिएगा, ना हुआ हो तब भी बता दीजिएगा, ताकि हम भी और अपग्रेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जवाब सर हमें सही लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सौरभ जी। जी, और मैं एक बार सबसे आग्रह करूंगा कि हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। मैं एक बार रिपीट कर दूं, www.modelgaon.org। इसका लिंक चैट में भी शेयर किया गया है, तो आप सब लोग उस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, उस पर अपने आप को रजिस्टर करें। काफ़ी जानकारी उस पर है, काफ़ी चीज़ें हम अभी अपडेट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और सशक्त हो जाएगी वेबसाइट। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि साइट पे जाएं, हमसे जुड़ें, और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई ऐसी बात हो, तो आप हमें वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। पुष्पा जी। मैं पुष्पा जी का नेहरू युवा केंद्र का स्टेट डायरेक्टर मिस्टर एनके सिंह साहब, डीसी राजेश मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस मौके पे आईसीआईसीआई फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मॉडल गांव के इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं। तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करता हूं कि मॉडल गांव के साथ आप जुड़ेंगे
और आप और हम मिलके उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को एक मॉडल गांव बनाने में कार्यरत होंगे। पुष्पा जी। हेलो सौरभ जी, आवाज आ रही है? जी जी पुष्पा जी। जी, ओवर कर रहे हैं अब? जी पुष्पा जी, और किसी का कोई सवाल है तो आप बताएं। नहीं, और कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट टाइम, अभी बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं, कुछ जी लोग जी। प्रोग्राम्स में हैं। आज हाँ। 3 विकास खंडों में कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए हैं। किसी जी। और दिन मीटिंग रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बाकी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल और कुछ बिल्कुल। हमारे चिन्हित गांव हैं, हाँ हाँ यहाँ पे हम आपको विजिट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। थैंक यू सौरभ जी। ठीक है, थैंक यू पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।